सिखाएगी पुलिस कि दोबारा पीढ़ी में भी कोई गुंडागर्दी करने वाला माफिया नहीं पैदा होगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, ये जो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, इस गुंडागर्दी की सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया। मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस गुंडागर्दी का जवाब हमें वोट की ताकत से देना। अभी वीरभानपुर में क्या हुआ? वीरभानपुर में क्या हुआ? सत्ता को खुश करने के लिए पुलिस के लोगों ने मेरी मां बहनों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया। पूरे गांव में कितनी मारपीट की आपको पता। मैं इनको समझाता हूं कि भाई ऐसा काम मत करो। शराब के नशे में जाके आप गांव में अराजकता करोगे और जनता आपसे विरोध नहीं करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस घटना का संज्ञान लूंगा और जो अन्याय वहां हुआ है लोकसभा में 9 तारीख से जब लोकसभा चलेगी, उस अन्याय को देश के प्रधानमंत्री के सामने दिखाने का काम करूंगा। उनको बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में कर रही है गरीबों के साथ। ये जो धर्म की बात करती है, महापुरुषों के सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की गुंडागर्दी वाली सरकार मां अहिल्याबाई होलकर का कितना अपमान किया। उनकी मूर्तियां तोड़ तोड़ के जो है वो फैला दी और जो नौजवान संघर्ष करने गया उनको लाठियों से पीट के जेल में बंद कर दिया। इतनी गुंडागर्दी कर रही है सरकार। प्यारे साथियों, काशी द्वार बनाया जा रहा बनारस में, एयरपोर्ट के पास 16 ग्राम सभा की जमीन को बिना मुआवजे के छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम लोगों को घर देना होता है, जमीन देनी होती है, जमीन छीननी नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी करने वाली सरकार ज्यादा लोगों की जमीनें छीनने का काम कर रही है। प्रयागराज के फूलपुर के चकिनौदा मुकुंदपुर गांव में जबरन जमीन अधिग्रहण की जा रही है और किसान आंदोलन कर रहा है। और किसान तो ये भी कह रहा है जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आप ये देखो किस तरह से किसानों को, मजदूरों को नोचने का काम ये सरकार कर रही है। प्यारे साथियों, फतेहपुर जिले में मनरेगा कर्मियों को 6 माह से माने देने मिल रहा है क्योंकि नया जी राम जी कानून लाके इन्होंने 40% पैसा सरकार को, राज्य सरकार को देने को कहा है और राज्य सरकार खुद कर्जे में है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पे लगभग 30-35 हजार रुपए का कर्ज है इनकी गलत नीतियों की वजह से। आज तो हालात ऐसे हैं, दुकान मंडी, दाल मंडी में जो दुकानें तोड़ी जा रही है, लगभग 100 दुकानें ऐसी जिनका मुआवजा इस सरकार ने अभी तक नहीं दिया। मिर्जापुर में बाढ़ और सूखे की मार से जनता परेशान है लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और गाजीपुर में गंगा कटान और बाढ़ की समस्या से किसान और आम आदमी परेशान है, उनको फसलों का दाम भी नहीं मिल रहा है और सरकार सोई बैठी है। जनपद चंदौली में जो लाइफलाइन कही जाती है, लेबर कर्मनाशा मुख्य नहर, उसकी इतनी हालत खराब है कि किसान सिंचाई के लिए भी परेशान है। प्यारे साथियों, हमने तय किया है गुंडागर्दी की सरकार को इनकी हालत ऐसी कर ली है कि दोबारा जनता के साथ अन्याय करने के बारे में ये सोच नहीं आ पाए। प्यारे साथियों, और उसके लिए आपको मुझे कमर कसनी पड़ेगी, आपको मुझे ताकत लानी पड़ेगी। इन्हीं लोगों के लिए बना जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, बाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्लार, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम पिछड़ी जातियों के बच्चे हैं, सैन विश्वकर्मा के बच्चे। मेरे आज भी याद है, लाठियां मार मार के उन बहनों के हाथ तोड़ दिए लखनऊ में जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के दरवाजे गई, लेकिन उनको नौकरी सरकार ने आज तक नहीं दी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार गरीबों के बच्चों की नौकरी छीनने का काम करती है, वो क्या गरीबों की जैसी हो सकती है क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कपसाड़ में क्या हुआ, मेरठ में आपने देखा था नहीं देखा था बताओ? जब मैं उस मां को न्याय दिलाने के लिए
और अपनी बहन बेटी जिसको उठा ले गए थे गुंडे, उसको बरामद कराने के लिए दौड़ रहा सड़कों पे। आपने देखा था नहीं देखा था? क्यों दौड़ना पड़ रहा था मुझे? क्योंकि ये सरकार हमारे बच्चों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। और हालत ऐसी है कि मीडिया को भी नहीं, जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश में। हमारी मीडिया के भाइयों को भी पीड़ित परिवार से बात नहीं करने देते, उनके साथ भी गुंडागर्दी करते। ये आलम हो गया उत्तर प्रदेश में। अब दो ही रास्ते हैं, क्या तो हम इस गुलामी को सहे या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ सके। आप बताओ तैयार हो या नहीं हो? बताओ, हाथ उठा के बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो ऊपर बैठे हाथ उठा के बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो वहां छत पे चढ़े हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं तैयार हो या नहीं हो? बताओ। प्यारे साथियों, गौर करो। अब आप जब गांव में जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया क्या करेंगे, भैया का साथ क्यों देना है, आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देनी है, आजाद समाज पार्टी का एमएलए क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत सदस्य क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों जिताना, मैं आपको बताता हूं। मैं बताता हूं क्यों जिताना है। मैं बताता हूं क्यों जिताना है। अगर आपको 15% अतिरिक्त आरक्षण चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े समाज को, मौर्य जी यहां बैठे हैं, प्रजापति जी यहां बैठे, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, जिसकी सरकार होगी, जिस विचार की सरकार होगी, उसी भाव के काम करेगी। इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े अति पिछड़े समाज की जब 1931 में जनगणना हुई तो 52% था। फिर उसके बाद 600-700 नई जातियां उसमें जोड़ दी गई। आज वो 70% के करीब बैठता, 65% के करीब। मिल क्या रहा है? 27% आरक्षण। वो भी मध्य प्रदेश में जहां 90% SC ST OBC है, वहां मिल रहा है 14%, 13% आज तक भी नहीं दे रहे हैं। यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगले दिन स्टे हो जाता है। लेकिन आपका मामला कई सालों से पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं ऐलान करके कह रहा हूं, आप जाके घर घर बताना। और क्योंकि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, हमारा संकल्प ही हमारी शक्ति है। जिस तरह केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण 3 दिन के अंदर सामान्य जाति के गरीब भाइयों को दिया था, बिना आंकड़ा जुटाए, 15% आरक्षण पिछड़ी अति पिछड़ी वर्ग के भाइयों को 27% से अलग आजाद समाज पार्टी काशीराम दिलाने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। जो अति पिछड़ी जातियां हैं, 100 नौकरी आएगी तो 15 नौकरी आपके परिवारों में उस तरह पहुंचेगी जिनमें आपके हिस्से को कोई दूसरा नहीं ले पाएगा, और बाकी आपकी हिम्मत पे है। आप पढ़ लिख के आपके बच्चे जनरल मेरिट या पिछड़े मेरिट में भी जाएंगे तो उसमें भी आपकी नौकरियों का संरक्षण करने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जातिगत गणना में ओबीसी का अगर कॉलम जुड़वाना है, ओबीसी की गणना करानी है, ये पता करना है कि ट्रैक्टर किसके पास है, ट्रॉली किसके पास है, बस किसके पास है, 4 पहिया गाड़ी किसके पास है, 2 पहिया गाड़ी किसके पास है, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसके पास कितना बिजनेस है, किसके पास क्या व्यापार है, किसके पास कौन शिक्षित है, किसके पास जमीन, अगर जानकारी करनी है तो जनगणना करानी ही पड़ेगी, और आर्थिक आंकड़े भी उसके जारी करने ही पड़ेंगे। ये तभी संभव होगा जब आजाद समाज पार्टी काशीराम के मेंबर असेंबली में और पार्लियामेंट में खड़े होंगे, तभी संभव होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के कर्मचारियों को दिलाना है, उनके हितों की रक्षा करनी है, तो आपको आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकत देनी पड़ेगी। अगर आपको निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराना है, अपने बच्चों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है भेदभाव वाले समाज में, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको वोट देनी पड़ेगी। क्योंकि आजाद समाज पार्टी काशीराम का इकलौता सांसद ही वहां यूजीसी के गाइडलाइन के समर्थन में सड़क और संसद में लड़ रहा था, दिल्ली जंतर मंतर पर लड़ रहा था, बाकी तो आंख छिपा छिपा के इधर उधर घूम रहे थे। प्यारे साथियों, जो दुख तकलीफों में आपके नहीं हुए, वो कल सत्ता में के अहंकार में आपके क्या हो जाएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी को अगर आप कामयाब करेंगे, ताकत देंगे, तो फिर आपकी ताकत मजबूत होती जाएगी। गौर से सुनो मेरे प्यारे साथियों, अब बदलाव की घड़ी आ चुकी है। इस घड़ी का मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आपको भी इंतजार है। आप जो इतना पैसा खर्च करके, समय खर्च करके इस कड़ाके की गर्मी में यहां डटे हुए हो, तो फिर आज यहां दिल पे ये संकल्प लेके जाओ, अपने दिल में, दिमाग में बात मजबूत करके जाओ कि हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है, हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है, हमारे अधिकारों को जो लूटा गया है, हमें एक एक अधिकार छीन के लेना है और छीन के लेने के लिए हमें शक्ति बनानी है। और लोकतंत्र में शक्ति वो वोट में होती है। अपने वोट को मजबूत करना है, अपने बूथ को मजबूत करना है, अपने सेक्टर को मजबूत करना है। प्यारे साथियों, आज जनता की अदालत लगी है, जनता की अदालत, और जनता की अदालत में फैसला होना है और इसका मौका 2027 में आएगा। बेसब्री से इंतजार है मुझे कि आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए किस तरह का प्रयास करोगे, ये बताने के लिए मैं आज आपके पास आया। प्यारे साथियों, मेरी बात पे गौर करो। कब तक बेबसी, लाचारी, गरीबी, बीमारी, परेशानियों की जिंदगी जियोगे? एक समय था कि देश आजाद नहीं था, तमाम तरह के वैधान थे, तमाम तरह के जो है आपके ऊपर बंदिशें लगाई गई थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं इस कहानी को इसलिए कह रहा हूं कि आपको, मेरी नौजवान पीढ़ी को पता लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए और कैसा समय बिताया। गौर से सुनो, ये जो अगली 10 मिनट है, ये आपके दिल पे ऐसी छाप छोड़ेगी कि आपको पता लगेगा बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। प्यारे साथियों, इस देश में जिसके पास वोट का अधिकार नहीं है, वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता है। मेरी बात को आप याद रखना। सिर्फ संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता है, उसकी सुनवाई भी कहीं नहीं होगी। इस देश में 1917 से पहले 3% लोग वोट का अधिकार रखते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर मोंटेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी, उसने कुछ नए प्रावधान जोड़े, अमेंडमेंट किया कि वोट का अधिकार बढ़ना चाहिए, तो फिर नए लोगों को वोट का अधिकार मिला। किनको? जो पढ़े लिखे हैं बहुत, किनको? जो बहुत पैसे वाले हैं, किनको? जो जमींदार हैं, किनको? जो लगान देते हैं, किनको? जो व्यापारी हैं। और आप गरीब समाज उसमें नहीं था। फिर 15% लोगों को वोट का अधिकार हो गया। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो आज आपके मसीहा बनते हैं धर्म के नाम पे, जो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जो नारा लगाते हैं जात पात की करो विदाई, एक आदमी नहीं था कि दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को वोट का अधिकार मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1919 से पहले गरीब, दलित, पिछड़ी महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, आदिवासी महिलाओं को छोड़ दीजिए, सामान्य जाति की एक भी महिला को वोट देने का अधिकार भारत के अंदर नहीं था। उन 15% वोटर में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं था। 1928 में, मैं अपने नेताओं को भी बता रहा हूं कि वो भी गौर से सुने, 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के, मैं उसके बैनर तले मेमोरेंडम दिया ब्रिटिश काउंसिल को और कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो धनतंत्र है, पूंजीपतियों का, मनुवादियों का, सामंतवादियों का गठजोड़ है। आज भी हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं है। आपको भारत के हालात का नहीं पता है। जब पूरी बात मेमोरेंडम में कही, उस मेमोरेंडम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। जब साइमन कमीशन ने यहाँ की इतिहास, हिस्ट्री को देखा, यहाँ के हालात को देखा, यहाँ के लोगों से बात की, तो फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उन 3 गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों का प्रतिनिधित्व किया और बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला। जब बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिला तो गांधी जी ने यरावदा जेल में आंदोलन कर दिया और फिर 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, हमारे अधिकार छीन लिए गए। बाबा साहब ने तो ये कहा कि मैं एक फल लेकर आया था अपने गरीब समाज के लिए, इन मनुवादियों ने
उस फल को छीन लिया, उसके छिलके मेरे मुंह पे मार दिए, जिसको आरक्षण का ताना दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, यहां पहुंची मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवान बहादुर योद्धाओं, मेरे अभिभावकों को बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, सारी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ। अमेरिका नहीं कर पाया आजादी के समय, संविधान लागू होने के समय ब्रिटेन नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया। ये अगर सामाजिक न्याय का चरित्र किसी में था तो आपके महापुरुषों में था, फूले में था, साहू में था, पेरियार में था, प्यारेलाल यादव में था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर में था, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों में था, जिसकी बदौलत इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों की इज्जत बनी। आज भी आप जाके देखो, जिस बस्ती में वोट नहीं है, ना वहां बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना रोजगार है, ना साफ सफाई है, जानवरों से बुरा जीवन। बिहार के लोग जाके देखो मूसार, आपको पता लग जाएगा, अपने बॉर्डर पे जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी इस बात को सुनना और अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि जब 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में सभा करते हुए कह रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, आरोप सह के, अन्याय जुल्म सह के इस कारवा को वहां से यहां तक लेके आ पाया हूं, अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। मेरे बच्चों रोते हुए कह रहे थे बाबा साहब, हमसे रो रहे थे बाबा साहब, और आपको मुझसे कह रहे थे कि मेरे बच्चों इस कारवा को पीछे मत जाने देना। और बाबा साहब ये कह रहे थे, गौर से सुनो नौजवानों, मेरे जिगर के टुकड़ों, गौर से सुनो। बाबा साहब कह रहे थे कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे जैसे एक बंबू के ऊपर बहुत टेंटों का बोझ होता है, इस तरह से मैं बहुत सारे बोझ को झेल रहा हूं। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शांति से मरना चाहता हूं, लेकिन एक भी नौजवान मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और आज मैं गौरवान्वित हूं कि ये लाखों का समंदर और इसमें नौजवानों का ये सर इनकलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने बाबा साहब के दर्द को मान लिया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के दर्द को मान लिया है, और हमने बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का मन में ठान लिया है। अब इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहा गया है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और ध्यान उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी यह है कि जब आप हार मान जाओ, गिरना गुलामी नहीं होता, फेल होना गुलामी नहीं होता, लेकिन जब आपके अंदर ये बात बैठ जाए कि आप जीत नहीं सकते, उसको गुलामी कहते हैं। 4 दिन पहले बदायूं में एक नौजवान 3 मुस्लिम बुजुर्गों, 2 मुस्लिम बुजुर्ग और एक नौजवान को पीट रहा था। वो 3 लोग चाहते तो उसका बंदर बना देते पीट के, लेकिन गुलामी इस बात को कहते हैं कि वो 3 लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए और बिना किसी अपराध के फिर से बेइज्जत हो गए, तो गुलामी कहते हैं। आज क्या हालात उत्तर प्रदेश में, किसी को कहीं से पकड़ो, कहीं गोली मारो और कहीं दिखाओ और कोई मुकदमा लगाओ, क्योंकि वो मुसलमान है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो यादव है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो कुर्मी है तो पाल प्रजापति कश्यप है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो निषाद है तो कोई पूछने वाला नहीं है, फांसी है तो कोई पूछने वाला नहीं, गोली मारो और जेल भेज दो। मदरसे पे कब्जा, मस्जिद पे कब्जा, खानका पे कब्जा, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में फतेहपुर के मकबरे पे जाके तोड़ फोड़ कर दी गई, कोई कहने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सबको डर लगता है कि कहीं ये भीड़ आपकी जान ना ले ले। और एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मर ना जाएं, जबकि सच ये है कि एक दिन सबको मरना है। जिस दिन मौत आएगी कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यहां से जाके काम करोगे नहीं करोगे? बताओ मुझे, क्या करना आपको पता है नहीं पता है? मैं आपको बताता हूं क्या करना। आज जब मैं अपनी बात को कह के यहां से जाऊंगा तो मेरे बाद पैसे वाले लोग, आवाज आ रही है? कहां तक आ रही है आवाज? हाथ खड़ा करना।
अब नीचे करो। जब मैं अपनी बात करके आज यहां से जाऊंगा, मेरे बाद पैसे वाले सक्रिय हो जाएंगे, आपके घरों पे आएंगे, चुनाव का समय आएगा, कहेंगे पैसा ले लो, साड़ी ले लो, मिठाई ले लो, शराब ले लो। चंद्रशेखर आजाद के चक्कर में मत पड़ो। चंद्रशेखर आजाद बहुत दूर रहता है, आपको यही रहना है। मैं आपको वचन देके कहता हूं, अगर आपकी तरफ आंख उठेगी तो आंख उठाने वाला चैन से सो नहीं पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। चंद्रशेखर आजाद आपसे दूर नहीं रहता। उनको बता दो कि चंद्रशेखर आजाद आपके दिलों में रहता है और उसको पैसे से निकाल नहीं सकते, उसको पैसे निकाल नहीं सकते हो। एक दिन के लिए नहीं दिया वोट, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है और माननीय काशीराम साहब ने कि वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है, बिकने के लिए नहीं दिया है। और वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, बिल्कुल मत घबराना, आने वाला समय आपका है। मेरी बात को आप याद रखना। करना क्या है? करना यह है कि यहां से जाके मुझसे वादा करो कि मैं अपने बूथ को तैयार करूंगा, हर बहुजन समाज के व्यक्ति के घर जाऊंगा, हर घर में जाके अपनी नीतियां बताऊंगा, अपनी पार्टी का एजेंडा बताऊंगा, भाईचारा बनाऊंगा और एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के समर्थन में तैयार करने का काम करूंगा। बताओ करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? बताओ। मैं अपनी माँ को कहना चाहता हूं, अपनी रिश्तेदारी में फोन करना, बेटे की ससुराल में, बेटे की ससुराल में, बहन को जो मौसी लगती है मेरी, बुआ को जो आपकी ननद लगती है उसको फोन करना और कहना कि इधर उधर नहीं देखना, इस बार वोट आजाद समाज पार्टी काशीराम को, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को। जाएगा नहीं जाएगा? बताओ। और आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये करना कि अपनी बस्ती को तैयार करना, अपने कस्बे को तैयार करना, अपने गांव को तैयार करना। और अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो बाबा साहब को, उनके आंसू को सुखाना चाहते हो, अपनी महापुरुषों का सपना पूरा करना चाहते हो, तो इस गरीबी बेबसी के जीवन को खत्म करने के लिए आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी को जब तक पैसा लेके आएगा तो भूल तो नहीं जाओगे मुझे। जोर से बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, भूल तो नहीं जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा किसी और की नाराजगी मुझसे निकालोगे? पक्का? कोई ऐसा तो नहीं कि आपको गुमराह कर दे? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? मेहनत करोगे नहीं करोगे? मेरे प्यारे साथियों सुनो, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए शक्ति बनानी पड़ती है। और जब तक वोट का अधिकार हमारे पास है तब तक ही मौका है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, करोगे ना मेहनत? दोनों हाथ बताओ, करोगे नहीं करोगे मेहनत? वो जो पीछे आया पैनल के पास हाथ उठाके बताओ, करोगे नहीं करोगे मेहनत? आवाज नहीं जा रही होगी, अब जाएगी। बताओ वो जो पीछे खड़े मेहनत करोगे नहीं करोगे? ये बताओ, इस गरीबी के जीवन में खुश हो क्या? इसको बदलना चाहते हो ना? तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तैयार हो या नहीं हो? अपने महापुरुषों के संघर्ष को कामयाब करोगे नहीं करोगे? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? जुल्म जाति की बेड़ियां काटोगे नहीं काटोगे? अब मैं चुप हूं, आप बताओ क्या करोगे? मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। आवाज नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही। देखो, जब आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी तो क्या होगा? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छी चिकित्सा मिलेगी, पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार मिलेगा, माँ को घर पे रोजगार मिलेगा, गांव में अन्याय अत्याचार खत्म हो जाएगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, बिजली की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, साफ पानी की व्यवस्था, और आपको जीने का मौका मिलेगा। अभी तो गरीबी में किस तरह सरवाइव कर रहे हो। और ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार, इसका एक किस्सा मैं आपको बता देता हूं। मेरे याद आ गया इनका एक किस्सा, भ्रष्टाचार की सरकार का एक किस्सा।
वो आपको बता के फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। हापुड़ एक जिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां 517 गरीब जोड़ों की शादी का कार्यक्रम था। 75 लाख रुपए में टेंडर दिया गया ठेकेदार साहब को, लेकिन जब बाराती आए तो जो टेंट लगा हुआ था वो फटा हुआ था, और जब बाराती खाना खाने गए तो खाना इतना सड़ा हुआ था कि उसको आदमी तो छोड़ो जानवर भी ना खाएं। ये योजना नहीं ला रहे हैं, ये योजनाओं के जरिए अपने पेट को भरने का काम करें, गरीबों के हक की मेहनत की कमाई को छीन के ये लूटने का काम कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार को हमको 2027 में जवाब देना है अपनी ताकत बना के। भ्रष्टाचार रोकोगे नहीं रोकोगे? पक्का? तो मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आज से आप काम में जुट जाना। अगर आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरटी के जवान, होमगार्ड भाइयों के लिए अगर उनके वेतन में वृद्धि करानी है, अपने पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, अपने क्षेत्रों में विकास कराना है, और ये जो पेपरों में पेपर लीक होते हैं, भर्तियों में घोटाले होते हैं, बंद कराने हैं, निष्पक्ष भर्तियां करानी है, तो फिर कमर कस देना, आपसे जाके